ऑफिस का वही घिसा पिटा काम, लगातार डेडलाइंस, नाइट शिफ्ट और कंप्यूटर की स्क्रीन की वजह से मेरी आंखें बुरी तरह जल रही थीं। मन में बस एक ही तीव्र इच्छा थी, कहीं दूर निकल जाऊं, जहां शांति हो, विशाल समुद्र हो और केवल एकांत हो। सोचते सोचते मैंने अलीबाग के पास स्थित एक छोटा सा शांत गांव चुना, जहां पर्यटकों की ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती। मैंने रात की बस पकड़ी। बस शुरू होने पर मैं खिड़की से बाहर छूटती हुई दिल्ली की इमारतों की तरफ देखता रहा। दिल्ली छोड़ने के बाद धीरे धीरे हवा में बदलाव महसूस होने लगा। खिड़की से बाहर देखते समय पहाड़, कोकण की हरी भरी धान की खेती और बीच बीच में रात के अंधेरे में झलकता समुद्र मन को सुकून दे रहा था। सुबह 5:30 बजे हमारी बस गांव पहुंची। बस स्टैंड पर उतरते ही वहाँ की गीली मिट्टी की सौंध खुशबू, नारियल सुपारी के पेड़ों की छाव और समुद्र की खारी हवा का मिला जुला बह तरोताज़ा करने वाला एहसास मेरे मन को छू गया। मेरी सारी थकान एक पल में गायब हो गई। सामान का एक छोटा बैग कंधे पर लटका कर मैं रास्ते पर चलने लगा। रास्ते में मुझे एक छोटा, अत्यंत स्वच्छ और सुंदर होटल दिखा, जिसका नाम था सागर लहरें। सफ़ेद दीवारों, लाल खपरेल की छत और आसपास नारियल और काजू के घने पेड़ों को देखकर वह होटल बहुत ही आकर्षक लग रहा था। होटल के पीछे हिस्से में देखा तो नीला साफ समुद्र दूर तक अपनी लहरें किनारे पर पटक रहा था। वह प्राकृतिक दृश्य देखते ही मेरा मन वहीं रम गया। मैं होटल के अंदर गया। वहाँ एक छोटा सा और खुशबूदार रिसेप्शन काउंटर था। काउंटर पर कामिनी नाम की एक महिला खड़ी थी। उनकी उम्र लगभग 31 से 40 वर्ष के आसपास रही होगी। उनका रंग गोरा और त्वचा अत्यंत कोमल थी। उनका रूप काफ़ी गठीला और उनकी शारीरिक बनावट किसी भी युवा का ध्यान खींच ले ऐसी ही आकर्षक थी। उन्होंने साड़ी पहनी थी, लेकिन सुबह सुबह काम करते समय उनकी साड़ी थोड़ी सी खिसक जाने के कारण उनकी कमर का सुंदर उतार चढ़ाव कभी कभी दिख रहा था। उन्होंने अपने बाल खुले छोड़े थे, जिसमें कुछ सफ़ेद बाल उनके परिपक्व सौंदर्य को और भी निखार रहे थे। उनकी आंखें बहुत गहरी थीं, मानो कई रातों की अकेलेपन की कहानी और मन की सुप्त इच्छाएं उन आँखों में से झांक रही थीं। नमस्कार, मैं मुस्कुराते हुए बोला। मेरी आवाज़ सुनकर उन्होंने सर ऊपर किया और मेरी तरफ देखा। उनकी वह तीखी नज़र कुछ पल के लिए मेरे चेहरे, कंधे और सीने पर फिरी। उनकी नज़र का वह भाव बहुत कुछ कह जाने वाला था। उन्होंने मीठी आवाज़ में पूछा, रूम चाहिए क्या? हाँ, सिंगल रूम। 2-3 दिन रुकने का विचार है, मैं विनम्रता से बोला। उन्होंने मुझे पहली मंजिल पर सीधे समुद्र की दिशा में खुलने वाला एक सुंदर रूम दिया। मैं रूम में गया और खिड़की खोली। खिड़की खोलते ही समुद्र की लहरों की वह गूंजती आवाज़ और ठंडी खारी हवा कमरे में आ गई। दोपहर के आसपास जब मुझे भूख लगी, तब मैं खाना खाने के लिए नीचे गया। रसोई में कामिनी जी काम कर रही थी। दोपहर की गर्मी की वजह से और काम के पसीने के कारण उनका ब्लाउज पीठ से थोड़ा चिपक गया था, जिससे उनकी पीठ का सुंदर हिस्सा और परिपक्व रूप और भी उभर कर दिख रहा था। मैंने सहज ही पूछा, कामिनी जी, आज खाने में क्या खास है? उन्होंने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा। उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आई। वे बोली, ताज़ा बांगड़ा, मछली, सोल कढ़ी और गरम चावल पसंद आएगा ना आपको? उनके वे अपनेपन के शब्द सुनकर मैंने खुशी खुशी हाँ कहा। खाना खाते समय हमारे बीच धीरे धीरे बातचीत शुरू हो गई। बातें करते करते उन्होंने बताया कि यह होटल उनके पति ने 12 साल पहले शुरू किया था। उनके बच्चे मुंबई में कॉलेज में पढ़ रहे हैं। उनके मिस्टर अक्सर काम के सिलसिले में मुंबई दिल्ली जाते रहते हैं।
उनसे बात करते समय मुझे उनकी आवाज़ और आंखों में जमा अकेलापन साफ महसूस हो रहा था। एक सुंदर और परिपक्व स्त्री के मन की वह भावात्मक भूख और एकांत की छाया हमारी इस पहली ही मुलाकात में एक अलग मोड़ की शुरुआत साबित हो रही थी। शाम ढल गई और धीरे धीरे सागर किनारे रात का वो गहरा अंधेरा फैलने लगा। दिल्ली की चकाचौंध के मुकाबले इस गांव की रात बहुत ही शांत और रहस्यमय थी। रात के खाने के बाद मैं कुछ देर समुद्र तट पर टहलकर आया। ठंडी हवा के झोंके बदन को छू रहे थे और मन को एक अलग ही शांति मिल रही थी। मैं टहलकर जब होटल सागर लहरे में वापस आया तो चारों तरफ सन्नाटा था। रिसेप्शन काउंटर पर एक छोटा सा दिया जल रहा था और वहाँ कामिनी जी अकेली ही बैठकर टीवी देख रही थी। इस शांत रात में उस मध्यम रोशनी में उनका वह गठीला रूप और भी खूबसूरत और आकर्षक लग रहा। मैं सीधे अपने रूम में ना जाकर धीरे से उनके पास गया और काउंटर के पास रखी कुर्सी पर मुझे बैठ वहां गया। आया देखकर उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने टीवी की आवाज थोड़ी कम की। शुरुआत में हमारे बीच हमेशा की तरह साधारण बातें शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे रात के उस एकांत में हमारी बातचीत और गहरी तथा व्यक्तिगत होने लगी। उन्होंने एक बार फिर अपने मन का वह अकेलापन, जीवन की अधूरी इच्छाएं और पारिवारिक जीवन की वह भावनात्मक भूख मेरे सामने शब्दों में रखी। उनके प्रत्येक शब्द में एक अलग ही तड़प और बेचैनी महसूस हो रही थी। बातें करते करते हमारे बीच का संकोच पूरी तरह खत्म हो चुका था। मैंने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और काउंटर पर रखा उनके कोमल हाथ पर अपना हाथ रख दिया। मेरा वह अचानक हुआ स्पर्श महसूस होते ही कामिनी जी के शरीर में हल्की सी सिरहन दौड़ गई, लेकिन उन्होंने अपना हाथ पीछे नहीं खींचा। उलट उन्होंने अपनी आंखें थोड़ी झुका ली। मैं धीरे से उठा, उनके और करीब गया और अपने हाथ से उनके गोरे गाल को हल्का सा छुआ। उनके होठों पर एक अलग ही धड़कन साफ दिख रही थी। कामिनी जी, आप सच में बहुत सुंदर है। मैं अत्यंत धीमी आवाज में उनके कान में फुसफुसाया। मेरी यह तारीफ सुनकर वे थोड़ी शर्मा गई। उनके गालों पर लाली छा गई और उनकी सांसें अचानक तेज हो गई। वे लाड़ से बोली, ऐसा क्या बोलते हो आदित्य बाबू, मैं अब पहले जैसी जवान नहीं रही। लेकिन उनके बस बोलने से में इनकार नहीं था, बल्कि एक अलग ही सहमति थी। मैंने कुछ पलों का भी विचार किए बिना उन्हें धीरे से अपनी तरफ खींचा। उस शांत रात में, उस ममनद रोशनी में हमारे होठ एक दूसरे से मिल गए। हम एक अत्यंत मधुर, सुगंधित और लंबे चुम्बन में खो गए। कामिनी जी ने भी खुद को पूरी तरह मेरे हवाले कर दिया था और उनका वह परिपक्व रूप मेरे 24 साल के युवा शरीर को दीवाना बना रहा था। कुछ मिनटों के उस धुंधले प्रसंग के बाद परिस्थिति की गंभीरता को पहचानकर मैंने उनके कान में धीरे से फुसफुसाया, चलिए हम ऊपर मेरे रूम में चलते हैं। उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया, लेकिन उनका वह झुका हुआ चेहरा और उन्होंने कसकर पकड़ा हुआ मेरा हाथ यह बताने के लिए काफ़ी था कि उनके मन में सुप्त इच्छाएं अब पूरी तरह जागृत हो चुकी थीं। हम दोनों ही अत्यंत शांत कदमों से पहली मंजिल पर मेरे रूम की दिशा में चलने लगे। उस रात हमारे जीवन को एक संपूर्ण नया, गुप्त और श्रृंगारिक मोड़ मिलने वाला था। हम दोनों ही अत्यंत शांत कदमों से सीढ़ियां चढ़कर पहली मंजिल पर मेरे रूम के पास आए। मेरे हाथ की चाबी से मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। हमारे अंदर आते ही मैंने दरवाज़ा अंदर से ठीक से बंद कर लिया। कमरे में पूरी तरह शांति थी। सिर्फ खिड़की के बाहर से समुद्र की लहरों की वह मध्यम और लयबद्ध आवाज़ सुनाई दे रही थी। कमरे की मुख्य लाइट बंद करके मैंने एक छोटा मध्यम पीला दिया चालू किया। उस मध्यम रोशनी में कामिनी जी का सौंदर्य किसी सुंदर चित्र जैसा लग रहा था। उनके चेहरे पर एक हल्का सा संकोच था, लेकिन आंखों में कोई सालों से जमी वह भावनात्मक नजदीकी पाने की तीव्र चाह साफ दिख रही थी। मैं पीछे मुड़ा और उनका हाथ अत्यंत प्रेम से अपने हाथ में लिया। उनका वह कोमल और गर्म स्पर्श मेरे मन को एक अलग ही धड़कन पैदा कर रहा था। मैंने धीरे से उन्हें दीवार की आड़ में लिया और उनके बेहद करीब गया। हमारे दोनों की सांसें अब एक दूसरे को साफ महसूस हो रही थी। मैंने बिना कुछ बोले अपने होठ हेलो से
उनके होठों पर रख दिए। कामिनी जी ने शुरुआत में एक पल के लिए खुद को संभालने का प्रयास किया, लेकिन दूसरे ही पल उन्होंने अपनी आंखें मूंद लीं और वे मेरे इस प्रेममयी आगोश में पूरी तरह पिघल गई। उन्होंने अपने दोनों हाथ मेरे गले के चारों तरफ लपेट लिए और अत्यंत उत्सुकता से मेरे साथ देने लगी। वह प्रसंग केवल दो शरीरों का मिलन नहीं था, बल्कि वह दो केवल मनों का एक दूसरे को दिया गया एक सुंदर और भावनात्मक आश्वासन था। मैंने धीरे से उनकी पीठ पर हाथ फिराया। उनके शरीर से आने वाली वह एक अलग ही मादक और सुगंधित खुशबू मुझे पूरी तरह बेभान कर रही थी। हम दोनों धीरे धीरे बेड की दिशा में गए और वहां शांति से बैठ गए। मैंने उनके खूबसूरत चेहरे की तरफ देखते हुए उनकी गोरी गर्दन और कंधों पर अपने होंठ टिका दिए। कामिनी जी के मुंह में एक सुख और संतोष की हल्की सी आह बाहर निकल रही थी। उस रात उस सुगंधित और सुकून भरे कमरे में हम दुनिया का सब कुछ भूलकर एक दूसरे के साथ में पूरी तरह खो गए। कितने ही दिनों का उनका वह अकेलापन और मेरे मन की चाह आज प्रकृति की गवाही से एक सुंदर गुप्त और रेशमी रिश्ते में बदल रही थी। समय का होश न रहते हुए कम घंटे एक दूसरे की भावनाओं और उस श्रृंगार में डूबे रहे। वह रात हम दोनों के ही जीवन की सबसे अविश्वसनीय और धुंधली रात साबित होने वाली थी, जिसकी मिठास अगले दिन भी वैसी ही कायम रहने वाली थी। रात के उस धुंधले और अविस्मरणीय प्रसंग के बाद जब खिड़की से समुद्र की पहली सुनहरी लहर और पक्षियों की चहचहाहट कमरे में आई, तब मेरी आंखें खुली। बाहर सूरज उग रहा था और पूरे वातावरण में एक ताजगी थी। मैंने धीरे से आंखें खोली और बगल में देखा तो कामिनी जी वहां नहीं थी, लेकिन कमरे में अभी भी उनकी उपस्थिति की वह सुगंधित महक चादर में बसी हुई महसूस हो रही थी। बेड के पास रखे छोटे टेबल पर एक सुंदर ट्रे रखा हुआ था, जिसमें गर्म चाय, भाप उड़ते पराठे, अचार और साथ में एक छोटी सुंदर चिट्ठी थी। उस चिट्ठी पर लिखा था, आप आराम कीजिए, मैं नीचे हूँ, जब मन करे तब नीचे आइए। कामिनी बेशब्द पढ़कर मेरे चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आई। रात को उस सुंदर याद से मन में फिर से एक अलग ही गर्मी पैदा हो गई। उसके उस परिपक्व रूप और संवाद ने मेरे मन को पूरी तरह जीत लिया था। मैंने तुरंत स्नान किया, फ्रेश हुआ और नीचे गया। रिसेप्शन के पास स्थित रसोई में कामिनी जी दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। आज उन्होंने हल्के पीले रंग की साड़ी पहनी थी, जिसमें उनका रूप और भी शांत और खूबसूरत लग रहा था। उनके बाल पीछे बंधे हुए थे, लेकिन कुछ लटें उनके गालों पर खेल रही थी। मैंने देखा कि किसी का ध्यान नहीं है, तो धीरे से रसोई में गया और पीछे से उनके पास खड़ा हो गया। मेरी आहट मिलते ही वे किंचित चौंकी और मन ही मन मुस्कुराकर बोली, शू आदित्य बाबू, कोई देख लेगा ना। लेकिन उनके बस बोलने में डर नहीं था, बल्कि एक हक की चाह थी। मैं मुस्कुराकर बोला, अरे इस समय यहाँ कोई नहीं है। मैंने अत्यंत आदर से उनके हाथ को छुआ। उन्होंने मुझे प्यार से थोड़ा दूर धकेला, लेकिन उनकी आंखों की वह मुस्कान बहुत कुछ कह जा रही थी। वे बोली, पहले नाश्ता कर लीजिए, मैंने आपके लिए खास इंतजाम किया है। नाश्ता करते समय हमारे बीच फिर बातें शुरू हुई। उन्होंने बताया कि उनके मिस्टर अभी 2-3 दिन तो काम के सिलसिले में बाहर ही रहने वाले हैं। बच्चे मुंबई में होने के कारण वे इस बड़े होटल में आमतौर पर अकेली ही होती हैं। उनके इस बोलने से मुझे समझ आया कि प्रकृति ने हमें एक दूसरे का अकेलापन दूर करने के लिए यह एक सुनहरा अवसर दिया है। मैंने उनके हाथ पर हाथ रखकर कहा, आज मैं कहीं भी बाहर नहीं घूमूंगा, मैं यहीं रहूंगा आपके साथ। मेरे ये शब्द सुनकर उनके गालों पर फिर से शर्म की लाली फैल गई। दोपहर के समय उन्होंने मुझे कोंकणी पद्धति का खाना डिब्बे में भर कर दिया और मैं कुछ देर समुद्र तट पर टहलने के लिए गया। किनारे पर बैठकर खाते समय भी मेरे मन में कामिनी जी के ही विचार घूम रहे थे। शाम के समय मैं होटल वापस आया, तब वे काउंटर पर बैठी थी। मैंने उनसे कहा, कामिनी जी, चलिए हम साथ में समुद्र तट पर चलते हैं, वहाँ का सूर्यास्त बहुत सुंदर दिखता है। उन्होंने आसपास देखा, थोड़ा विचार किया और बोली, ठीक है, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए।
हम दोनों ही विशाल समुद्र तट पर आए। सूरज अब लाल और नारंगी रंग की उधळन करते हुए क्षितिज पर डूब रहा था। हवा में बही खारी खुशबू और लहरों की शांत आवाज थी। हम एक बड़ी चट्टान पर बगल में बैठे। मैंने धीरे से उनके कंधे पर हाथ डाला तो उन्होंने बिल्कुल विरोध नहीं किया। उलट उन्होंने अपना सर मेरे कंधे पर टिका दिया। कामिनी जी, आपको यहाँ सच में बहुत अकेलापन महसूस नहीं होता? मैंने पूछा। उन्होंने समुद्र की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक उदास लेकिन भावुक मुस्कान आई। वे बोली, बहुत होता है आदित्य, पर जिंदगी ऐसी ही होती है। कभी कभी मन की भावनाएं मन ही में ही दबा कर रखनी पड़ती हैं। उनके इस भावनात्मक शब्द से मेरा मन भर आया। मैंने उनका चेहरा धीरे से अपनी तरफ मोड़ा। उस शाम के मध्यम प्रकाश में हमारे होठ एक बार फिर एक दूसरे में विलीन हो गए। वह किस बहुत लंबा और हमारे बीच बढ़ी हुई चाह को व्यक्त करने वाला था। हम दोनों ही उस किनारे पर प्रकृति की गवाह से एक दूसरे की आगोश में पूरी तरह खो गए थे। लेकिन किनारे पर दूसरे लोगों की आहट मिलने से पहले हमने खुद को संभाला और जल्दी जल्दी होटल की दिशा में लौट आए। दरवाजा बंद करते ही उस रात के एकांत में हमारे रिश्ते का अगला सुगंधित और रेशमी अध्याय फिर से शुरू होने वाला था। समुद्र तट से वापस आने के बाद उस रात होटल सागर लहरों के उसी शांत कमरे में हम फिर से एक दूसरे के करीब आए। लेकिन इस बार का हमारा श्रृंगार केवल शारीरिक चाह तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें एक दूसरे के लिए प्रति एक गजब का आदर और भावनात्मक नजदीकी थी। कामिनी जी ने कई सालों के बाद मन की भावनाओं को आजाद किया था, इसीलिए उनके चेहरे पर एक अलग ही संतोष और नितांत सुंदर मुस्कान दिख रही थी। हम घंटों एक दूसरे का हाथ में लिए खिड़की के बाहर लहरों की आवाज़ सुनते हुए बातें करते रहे। अगले दिन सुबह मेरी 3 दिनों की यात्रा का यह आखिरी दिन था। अलीबाग के उस शांत गांव से और कामिनी जी के साथ से निकलने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन दिल्ली वापस लौटना भी उतना ही जरूरी था। मैंने अपना बैग पैक किया और नीचे आया। काउंटर पर कामिनी जी खड़ी थी। उनके मिस्टर का फ़ोन आया था कि वे शाम तक वापस आ रहे हैं। यानी कि हमारा यह रेशमी रहस्य अब हमेशा के लिए हम दोनों के ही मन में सुरक्षित रहने वाला था। मैंने होटल का बिल देने के लिए वॉलेट निकाला, तभी उन्होंने मेरा हाथ धीरे से दबाया और मुस्कुराकर बोली, आदित्य बाबू, आपने हमें जो मानसिक संतोष और आनंद दिया है उसके सामने इन पैसों का कोई मूल्य नहीं है। यह बिल मेरी तरफ से। उनके इस बोलने से मेरे मन भर आया। मैंने उनका अत्यंत प्रेम से निरोप लिया। निकलते समय जब हमारी नज़रें एक दूसरे से मिली तब उस नज़र में एक मूक आश्वासन था। भविष्य में फिर कभी ऐसा ही एक धुंधली मुलाकात का। अब मैं फिर से दिल्ली की उसी भागदौड़ भरी जिंदगी में वापस आ गया हूँ। ऑफिस डेडलाइंस और स्क्रीन के सामने की वही जिंदगी फिर से शुरू हो गई। लेकिन जब जब मैं थक जाता हूँ या खिड़की से बाहर देखता हूँ तब तब मुझे अलीबाग का यह समुद्र तट, सागर लहरें, होटल और कामिनी जी का वह सुगंधित स्पर्श हूबहू याद आता है। हमारे बीच बना यह अनोखा और रेशमी रिश्ता मेरे जीवन का सबसे सुंदर और कभी ना भूलने वाला अध्याय बन गया है।